कोड PT365 एनवायरनमेंट का ये सेकेंड पार्ट है। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, जो है क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन के टॉपिक के अंडर। और सबसे पहली न्यूज़ है कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग स्कीम के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की जो स्कीम है उसमें कुछ रिफॉर्म अनाउंस किए गए हैं। ये स्कीम 2023 में अनाउंस की गई थी। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंटेंसिव ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज कंपनीज के द्वारा इसको एमिट किया जाता है, जिसके कारण बहुत सारा थ्रेट जो है वो एटमॉस्फेयर में रहता ही है और ह्यूमन हेल्थ को भी काफी बड़ा थ्रेट है। तो क्या किया जाता है, कार्बन का एक ट्रेड मैकेनिज्म सेटअप कर दिया जाता है, ताकि जिन्होंने भी कार्बन को एक्सेसिवली यूज किया है वो पेनल्टी पे करने के लिए किसी दूसरी कंपनी से कार्बन खरीद सके। वो दूसरी कंपनी वो होगी जिसने कार्बन को बिल्कुल एमिट नहीं किया या बिल्कुल कम एमिट किया है। तो एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि 50 है कि इतना कार्बन जो है वो हर कंपनी एमिट करेगी। कंपनी ए ने जो है वो 50 एमिट कर दिया, 50 से ऊपर एमिट कर दिया। कंपनी बी जो है उसने सिर्फ 20 एमिट किया, तो उसके पास जो 30 बचा हुआ कार्बन है वो कंपनी ए को बेच देंगे। ये हो गया क्रेडिट देना कार्बन का, ठीक है। यही है कार्बन की क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर भी चलाई जा रही है। ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट है। इसको सबसे पहली बार एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत अनाउंस किया गया था। उस टाइम पे इस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया गया था 2022 में, इसीलिए स्कीम आपकी 2023 के अंदर आई है। अब CCTS के कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके तहत नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है, जिसको इंडियन कार्बन मार्केटिंग गवर्निंग बोर्ड कहा जाएगा, उसको सेटअप किया जाएगा, जिसके हेड होंगे पावर और एनवायरमेंटल सेक्रेटरी, जिनका मेन पर्पस क्या होगा कि इंडिया में कार्बन मार्केट कैसे काम कर रही है, कैसे गवर्न करती है, वो सबका टेक केयर करना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ये एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो कार्बन मार्केट जो है उसको मैनेज करेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और टारगेट भी सेट करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, टारगेट रखा जाएगा कि इतना आप एमिट कर सकते हो कार्बन। कितना एमिशन में रिडक्शन करना है हर कंपनी को, कितना कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट उनको इशू होगा, कब होगा, कार्बन वेरिफिकेशन की एजेंसीज कौन कौन सी होंगी, क्या क्रेडिट देंगी, ये सब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देखेगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है ये रजिस्ट्री करेंगे आईसीएम की। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कुछ मेजर रिफॉर्म अनाउंस किए गए हैं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक और काम होगा कि ऑफसेट मैकेनिज्म के लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको डेवलप करना और प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करना। अब ये ऑफसेट मैकेनिज्म क्या है, देखिए केवल वर्ड्स के साथ खेला गया है। ये वही है जो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने बोला कंपनी ए जो है उसने ज्यादा कार्बन एमिट कर दिया था कंपनी बी के कंपैरेटिवली, तो उसने कैसे अपने कार्बन को कॉम्पेंसेट किया, ऑफसेट करके उसने बी से बचा हुआ कार्बन परचेज कर लिया, पैसा भर दिया, है ना। ये हो गया ऑफसेट करना, भरपाई कर देना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये कार्बन क्रेडिट्स को वैलिडेट करेंगे। इनके द्वारा दिया गया कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट है वही केवल मान्यता प्राप्त होगा, माना जाएगा। नॉन ऑब्लिगेटेड जो एंटिटीज है, मतलब जिनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के ऊपर कि हाँ जी आपको इतना एमिशन करना है, इतना नहीं करना है, अगर उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो भी खुद को रजिस्टर करके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। यानी हो सकता है ना वो कार्बन एमिट करते ही ना हो, लेकिन हिस्सा इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि जो कार्बन वो एमिट कर सकते थे पर नहीं करते हैं, उनको वो दूसरी कंपनीज को बेचकर पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए, इस मुहिम के लिए, कार्बन क्रेडिट के लिए, खुद का कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के लिए नॉन एब्लिगेटेड एंटिटीज भी इसका पार्ट बन सकती हैं। यहाँ देखिए सेम तरीके से बताया गया है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा, तो अब तो क्योटो प्रोटोकॉल का फ्रेमवर्क एंड हो चुका है, अब तो पेरिस एग्रीमेंट आ चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसमें ग्रीन हाउस गैसेस को इंटरनेशनल लेवल पे पूरे ग्लोब में रिड्यूस करने की बात की गई थी। उसी में कार्बन क्रेडिट या फिर ट्रेडिंग मैकेनिज्म निकाला गया था। अब ये ट्रेडिंग मैकेनिज्म इंडिया के अंदर वर्क करेगा। यहाँ देखिए एमिटर ए माने कंपनी ए है जिसने लिमिट को क्या कर दिया, सरपास कर दिया, मतलब ज्यादा एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर दिया, नॉट ओनली कार्बन बट ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। एमिटर बी जो है इन्होंने लिमिट से बहुत कम एमिट किया, तो बचा हुआ कार्बन क्या करेंगे, ये सेल कर देंगे कार्बन मार्केट के अंदर। यही है आपका कार्बन क्रेडिट बेचना। कार्बन मार्केट एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें कार्बन क्रेडिट को बेचा खरीदा जाता है, या फिर कंपनी या इंडिविजुअल जो कार्बन मार्केट को यूज करते हैं वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन के जो टारगेट्स होते हैं उनको सेट करने के लिए, या अगर उन्होंने उस टारगेट को ओवर ब्रीच कर दिया उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मार्केट से कार्बन उन एंटिटीज से खरीदते हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिमूव किया है या रिड्यूस किया है अपनी कंपनीज के अंदर। ट्रेडेबल कार्बन यूनिट
क्रेडिट, एक कार्बन क्रेडिट अगर कोई खरीदता है तो इसका मतलब 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खरीद रहे हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हर एक ग्रीन हाउस गैसेस के लिए अलग अलग काइंड ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट तय किया गया है, हम यहाँ पे अभी सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कार्बन ट्रेडिंग बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था। अच्छा फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है क्योटो प्रोटोकॉल किस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का हिस्सा है। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, इसी से रिलेटेड एक न्यूज है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली गई थी। सो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा जिसमें जितने भी कंट्रीज हैं उनको परमिशन दिया जाएगा कि वो कार्बन क्रेडिट जितना भी करते हैं उसका ट्रेडिंग वगैरह उसका सारा नेशनल डाटा जो है और उसका जो प्रोसेसिंग है उसको इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे कर सके। सो ये एक डिजिटल पब्लिक गुड होगा जो कि हर एक कंट्री देख पाएगा कि सामने वाला कंट्री कैसे परफॉर्म कर रहा है इन द कार्बन क्रेडिट मार्केट। और नेशनल मेजरमेंट का इक्विपमेंट भी रहेगा जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसेस के गोल को अचीव कर पाएंगे, उनको रिड्यूस करने के गोल को। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री जो है ये दरअसल कार्बन मार्केट को और ज्यादा डेवलप करेगी। पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 है वो भी ये बात करता है कि कंट्रीज को वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि जो भी एमिशंस हैं उनको रिड्यूस करने के टारगेट्स को एक साथ मिलकर अचीव किया जा सके। और नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी मैं आपको पिछले पार्ट में करवा चुकी हूँ, इन कंट्रीब्यूशन को भी आगे लेके जाया जा सके ताकि हम पेरिस फ्रेमवर्क को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाए विच इज अबाउट रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन और नेट न्यूट्रलिटी जो है उसको अचीव कर पाए। अब बात करेंगे मिशन लाइफ के बारे में। मेरी लाइफ ऐप ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। सो दरअसल इसका मेन पर्पस क्या है, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजों के बारे में अवेयर करवाना ताकि वो डेली एक्टिविटीज रोजमर्रा की जो जिंदगी में चीजें करते हैं उनमें अपना बदलाव लेके आ सके और इस तरीके से बदलाव लाएं कि क्लाइमेट चेंज पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। सो एक तरीके से हम यंगस्टर्स को क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं इन द लाइफ रिलेटेड टास्क और ये टास्क पर्टिकुलरली एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। इसमें 5 थीम्स पे वर्क किया जाएगा। जैसे सबसे पहले एनर्जी सेव करना, ऐसा होता है ना घर में घूमते घूमते हम लाइट बल्ब ऑन छोड़ देते हैं, पंखा ऑन छोड़ देते हैं, तो अगर हम लाइफ इसका पार्ट बन जाएंगे, जो इंपावरमेंट का पार्ट है अगर हम इसका पार्ट बनेंगे तो हम इन सब पे फोकस करेंगे, ध्यान देना शुरू कर देंगे। वाटर को सेव करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करना, जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना। दरअसल ये एक बड़े मिशन लाइफ का ही हिस्सा है जो मेरी लाइफ एप्लीकेशन है। ये लाइफ का फुल फॉर्म यहाँ पे है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट विच मीन्स कि आप अपना जिंदगी जो जिएंगे दैट विल बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये इंडिया के द्वारा ही ग्लोबल मास मूवमेंट चलाया गया था जिसमें हम लोग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहे थे और उनको पार्टिसिपेंट बना रहे थे। इसको यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसका जो COP 26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, उसमें लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा 2021 के अंदर। इसकी जो मिनिस्ट्री है नेशनल लेवल पे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है। मेन पर्पस है कि लाइफ का जो मतलब मोटिव है वो दरअसल एक मेजरेबल इम्पैक्ट लेके आना है एनवायरमेंट के साथ जुड़कर पूरी सोसाइटी के अंदर। 1 बिलियन इंडियंस और पूरे ग्लोबल सिटीजन जो है इंडिविजुअल लेवल पे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2022 से लेकर 27 तक वो पार्टिसिपेंट रहेंगे इस लाइफ कैंपेन का। इंडिया के अंदर लगभग 80% ऐसे विलेजेस या फिर अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बनेंगे बाय 2028। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट। इसके अलावा लाइफस्टाइल जो है उसको और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाएगा, सस्टेनेबल बनाया जाएगा। इसमें एक और चीज पे फोकस किया जाएगा कि जो भी लोग इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ नाम के आपकी से क्या बोल सकते हैं मुहिम को, उनको प्रो प्लेनेट पीपल कहा जाएगा। प्रो क्या होता है, प्रो माने होता है ना हैपनिंग काइंड ऑफ, यहाँ पे है प्रो प्लेनेट पीपल मतलब प्लेनेट के लिए हैपनिंग काइंड ऑफ या गुड काइंड ऑफ पीपल, इनको कहा जाएगा प्रो प्लेनेट पीपल या फिर PPP भी इसको कह सकते हैं या फिर इसको 3P नाम से भी लिखा जाता है। इस लाइफ मूवमेंट के दरअसल 7 थीम है। 7 में से कुछ तो आपके उस एप्लीकेशन के अंदर होंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए, कुछ और है जैसे सेव एनर्जी, सेव वाटर, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करना, है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, उसको यूज नहीं करना मतलब एक बार आपने प्लास्टिक यूज किया फिर थ्रो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप कैन लेते हैं किसी भी कोल्ड ड्रिंक का, उसको आप एक बार पीते हैं उसके बाद थ्रो कर देते हैं। स्ट्रॉ वगैरह जो हम यूज करते हैं ना, सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ये। इसके अलावा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, वेस्ट नहीं करना, वेस्ट को कम करना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको रिड्यूस करना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो हब है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया है। इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी डेफिनेटली, और 75 लाइफ एक्शंस जो है उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेवलप किया जाएगा इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए। फिर कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी रहेंगे, मतलब ऐसा होगा ना कि
जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मूवमेंट में उनको असेस किया जाएगा। उनके असेसमेंट के लिए कुछ इंडिकेटर्स होंगे, वो उन इंडिकेटर्स पे जैसे जैसे काम करेंगे उस हिसाब से उनको स्कोर दिया जाएगा, लाइफ डैशबोर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं लाइफ को इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इस मूवमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे कि कौन कौन सी एजेंसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया, आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज 2022 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। आपका मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप का रिपोर्ट आया था, उसमें भी इसको हाईलाइट किया गया। फिर शर्म एल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो 2022 का था उसमें इसको हाईलाइट किया गया। इसके अलावा G7 कम्युनिटी जो है उन्होंने भी जापान के अंदर इसको 2023 में अडॉप्ट किया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको अडॉप्ट किया। G20 के लीडर्स डिक्लेरेशन में भी इसका जिक्र किया गया था। इसके अलावा G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट जो हुआ था 2023 का 9th, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था लाइफ मूवमेंट को। अगली इससे रिलेटेड न्यूज है आपकी इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। सो दरअसल ये सेंटर, इसका प्रोग्राम सेंटर जो है वो रायपुर में है और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। इन्होंने ये जो लाइफ मूवमेंट है जिसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका प्लेज लिया है और इसमें लगभग 12.38 लाख लोग जो थे वो शामिल थे और इन्होंने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का प्लेज लिया है ना। EIACP ये है क्या? दरअसल ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ही एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम एनवायरनमेंट के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स या फेसेस होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम्स चलाई जाती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि एनवायरनमेंट एजुकेशन अवेयरनेस रिसर्च स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, उन्हीं में से एक स्कीम है आपकी। इसमें एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है एज अ प्लान प्रोग्राम। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसी बड़े प्रोग्राम का एक हिस्सा था, लेकिन अब ये इस बड़े प्रोग्राम के साथ सीधा मर्ज कर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज है राइट टू रिपेयर के बारे में। देखिए रिपेयरिंग कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट में। आप अपना मोबाइल लैपटॉप रिपेयर करवाते हैं तो ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है राइट टू रिपेयर। ठीक है, राइट टू रिपेयर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है अंडर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। ये बड़ा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। नाम से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक का जो भी रिपेयरिंग वगैरह होता है, जो भी उसकी सर्विसिंग वगैरह की जाती है, इंडिया उसका हब बनेगा, क्योंकि इंडिया वो सारे फॉरेन के कंट्रीज जहां पे ये रिपेयरिंग का काम होता है इंडिया उसको वहां से आउटसोर्स करके अपने यहाँ पे लेके आएगा, इसलिए यहाँ आउटसोर्स यूज किया है। जैसे कॉल सेंटर वगैरह मैक्सिमम इंडिया के अंदर है ना, लेकिन वो सारा मतलब जो उसका कनेक्टिविटी है वो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज में है, लेकिन उसकी हैंडलिंग इंडिया से होती है, तो इसीलिए बोलते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। सो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हम इंडिया को पूरे वर्ल्ड का रिपेयर कैपिटल बनाएंगे। किसी भी तरीके का डिफेक्टिव डैमेज इलेक्ट्रॉनिक अगर आइटम है तो इंडिया की रिपेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको रिपेयर करेगी, उसको फंक्शनैलिटी में दोबारा से लेके आएगी। राइट टू रिपेयर जो है वो दरअसल आप बोल सकते हैं कस्टमर्स के लिए ही निकाला गया है, जिसका मेन पर्पस है कि कंज्यूमर के पास राइट टू रिपेयर होना चाहिए अगर वो कोई भी प्रोडक्ट लॉफुल तरीके से परचेज करते हैं। इंडिया का ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर काम करेगा। इनके द्वारा कमेटी सेटअप की गई है जो कि राइट टू रिपेयर को इंप्लीमेंट करेगी और इसका मेन फोकस ये भी रहेगा कि रिपेयर करते टाइम जो लाइफ मूवमेंट है मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट उसका भी सहयोग या साथ देना। अब ये कैसे दिया जाएगा? मान के चलिए कोई मोबाइल जो है वो रिपेयर होने के लिए आया है ना, और वो इतना ज्यादा खराब है कि उसको मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उनको निकाल के फेंकना पड़ेगा, नए वाले लगाने पड़ेंगे। जो पुराने वाले फेंकने हैं उनको अच्छे से डिस्पोज करना इस तरीके से ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। ये हो गया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट का सपोर्ट करना। ठीक है, सो राइट टू रिपेयर के तहत लाइफ मूवमेंट को भी सपोर्ट मिलेगा। इसमें फार्मिंग इक्विपमेंट, मोबाइल फोन, टैबलेट, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट सबको रिपेयर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है उन्होंने इसके लिए पोर्टल भी निकाला है जिसका नाम है राइट टू रिपेयर पोर्टल, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल कस्टमर्स को शेयर करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उसके बाद जब प्रोडक्ट की डिटेल शेयर होगी, उसके कंपोनेंट पता लग गए, तो अगर फॉरेन से कोई प्रोडक्ट आता भी है इंडिया के अंदर रिपेयर होने के लिए उसी मैन्युफैक्चरर का बना हुआ, तो इंडिया जो है उसके कंपोनेंट को उस मतलब रिपेयरिंग के दौरान यूज कर सकता है थर्ड पार्टी बनके। ठीक है, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, ऑटोमोबाइल, इन सबको यहाँ पे राइट टू रिपेयर में कवर किया जाएगा। अगली बात करेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। देखिए ये जो मैकेनिज्म है यूरोपियन यूनियन के द्वारा निकाला गया था। इंडिया ने अब इससे डील करने का एक तरीका जो है वो निकाला है, अपनी इंडस्ट्रीज को इसके लिए एनकरेज किया है। दरअसल ये है क्या? अब देखिए यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, है ना। यूरोपियन यूनियन कौन से डेक्लेरेशन या ट्रीटी से बना था, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है
ये इसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जहां पे मान के चलिए, मैं आपको क्या बोलूं, हाँ जैसे मान के चलिए यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है लैपटॉप्स का। लैपटॉप्स की प्रोडक्शन के दौरान जो भी इसमें इक्विपमेंट वगैरह यूज हो रहे हैं, उनको बनने के दौरान ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इन्होंने बिल्कुल नहीं किया या बिल्कुल नेग्लिजिबल किया, क्योंकि इन्होंने सारी चीजों का ख्याल रखा। अब यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है मतलब लैपटॉप्स का, और वो इम्पोर्ट हो रहा है चाइना से या इंडिया से। लेकिन चाइना और इंडिया ने बनाते टाइम तो ग्रीन हाउस गैसेस को खूब एमिट किया जब लैपटॉप बनाए। तो जब यहाँ इम्पोर्ट होगा, ये सस्ते दरों पे अपना लैपटॉप यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे चाइना वाले, मान के चले मार्केट को डंप करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन में जिन मैन्युफैक्चरर्स ने ये पूरा ख्याल रखा था कि लैपटॉप्स भी अच्छे बने, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी ना हो, मतलब इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे, उनको नुकसान हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज ने तो क्लाइमेट का भी ध्यान नहीं रखा, एनवायरमेंट का भी ध्यान नहीं रखा, और ऊपर से मतलब सस्ते दरों पे बेच भी रहे हैं। तो दरअसल कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक तरीके का ट्रेड बैरियर आप बोल सकते हैं। ये किस टाइप का ट्रेड बैरियर है? अगर आपने इकोनॉमी का पीटी 365 देखा है तो मैंने आपको टैरिफ बताए थे और कुछ बताए थे नॉन टैरिफ। टैरिफ होता है टैक्स लगा के ट्रेड को रोकना, नॉन टैरिफ होता है क्वालिटी वाइज या फिर कोई और बैरियर लगा देना कि हाँ जी इंपोर्ट नहीं हो सकता इस प्रोडक्ट का यहाँ पे। तो ये नॉन टैरिफ काइंड ऑफ बैरियर है। सो आप ये समझिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत जो भी आपकी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जहां पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, उन्होंने जितना कार्बन वहां पे एमिट किया है प्रोडक्शन करते टाइम, कंट्री ए ने अगर मान के चलिए बहुत सारा कार्बन एमिट किया है, तो जब भी उनका प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर करेगा उससे पहले उनको एक टैक्स भरना पड़ेगा या एक फीस भरनी पड़ेगी, जो होगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का फीस। सो दरअसल कार्बन इंटेंसिव गुड्स की यूरोपियन यूनियन में एंट्री बंद करने के लिए, या फिर पैसा पहले दो उसका, यानी क्योंकि जो आपने पोल्यूशन किया है उसके बाद प्रोडक्ट को एंट्री देने के लिए ये आपका मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन लेके आया था। इसमें इंपोर्टर्स जो होते हैं उनको पहले कार्बन सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। जैसे कंट्री ए है ना, अगर उसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट, तो पहले क्या खरीदना पड़ेगा? कार्बन सर्टिफिकेट, और वो फ्री में नहीं मिलेगा। उसके लिए कार्बन प्राइसिंग का रूल लगेगा, जितना कार्बन आपने इमिट किया था उसको प्रोड्यूस करते टाइम उसका पैसा पहले भरो, उसके बाद आपका प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर कर पाएगा। सो ये लाइबिलिटी होती है उनके ऊपर। और कई बार क्या होता है, अगर इंपोर्टर ने पहले ही सर्टिफिकेट बनवा रखा है या पहले ही मतलब फीस भर रखी है, तो फिर उनको ऐसा कोई भी मतलब पैसा नहीं देना पड़ता, उनको उसमें डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। ये जो रिपोर्टिंग है ये 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुई है और 1 जनवरी 2026 तक इसका जो फेज है, हर एक फेज ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये WTO के जो रूल्स हैं उनके साथ कंपैटिबल तय करके बनाया गया है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो ये बोलता है ना कि फ्री ट्रेड का सिस्टम होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन अब ये तो एक बैरियर लग गया, लेकिन उन्होंने पूरे रूल्स को फॉलो किया है। ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है, इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी इसका नुकसान होगा ही। नॉन टैरिफ बैरियर मैंने क्या कहा, किसी तरीके का टैक्स नहीं होता, कस्टम टैरिफ या कस्टम टैक्स नहीं होता, लेकिन कोई दूसरा बैरियर होता है जिसमें आप क्वालिटी वगैरह पे क्वेश्चन रेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर दिया कि आपने जब प्रोडक्ट बनाया तो उसमें कार्बन निकला था, है ना, कार्बन का कंजम्पशन ज्यादा हुआ था। गुड्स कौन कौन से कवर होंगे जिनके इंपोर्ट के टाइम ध्यान रखा जाएगा कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को? आयरन, स्टील, सीमेंट बनाते टाइम, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन बनाते टाइम। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का फिट फॉर 55 नाम का एक पैकेज है। ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म निकाला गया है, ये इसी पैकेज के लिए निकाला गया है। अब ये पैकेज क्या है? दरअसल ये पैकेज यूरोपियन यूनियन का एक कमिटमेंट है कि वो कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस करेंगे और कितना एमिशन पूरे तरीके से जीरो कर देंगे, मतलब बाय सम काइंड ऑफ ईयर, कौन से साल तक। यहाँ देखिए यूरोपियन यूनियन का टारगेट है कि वो नेट ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो 2030 तक 55% कम करेंगे एज कंपेयर टू 1990 लेवल, और 2050 तक वो नेट जीरो एमिशन या कह लीजिए नेट न्यूट्रलिटी को अचीव कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी वो बनाएंगे तो उससे कार्बन जितना एमिट होगा उतना यूज हो जाएगा, बिल्कुल एमिशन ही नहीं हुआ, इसका मतलब है ना। कुछ और कार्बन मार्केट के रिफॉर्म जो है वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा लिए गए हैं, जैसे उन्होंने स्पेशल क्लाइमेट फंड जो है वो सेटअप किया है ताकि यूरोप में जो पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको ट्रांजिशन के टाइम सपोर्ट किया जा सके, मतलब उनको क्लाइमेट से अगर कोई नुकसान होता है क्लाइमेट चेंज से, उसके टाइम उनको सपोर्ट करना। फिर रिफॉर्मिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इनके द्वारा लाया गया है, जिसमें यूरोपियन इंडस्ट्रीज और जो कंपनीज हैं उनको टारगेट दिए गए हैं कि 2005 के कंपेरिजन में 2030 तक 62% आपको एमिशन अपना कट करना है। अब एक और इससे रिलेटेड न्यूज है, उससे पहले यहाँ
डायग्राम से समझ लीजिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या। कोई सप्लायर है जो कि नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री है, ठीक है, जब भी ये इंपोर्ट करेंगे आपका यूरोप के अंदर, जो कि यहाँ पे है यूरोपियन यूनियन, उससे पहले इनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि इनको यहाँ सेंट्रलाइज एजेंसी या फिर अथॉरिटी से मिलेगा। उसके बाद सप्लायर से परमिशन मिलेगी और फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपके ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये वहीं अप्लाई होगा जहां पे कंट्री आपका नॉन यूरोपियन यूनियन है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में बनने वाले गुड्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बोला गया है कि कार्बन जो है वो आपको एमिट नहीं करना है या उस पर लिमिट लगानी है, टारगेट रखे गए हैं। एक और न्यूज यहाँ देखिए, ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, यूरोपियन यूनियन ने ही इस प्लान को निकाला है। ये प्रपोजल जो है इसका मेन पर्पस है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना जो कि बहुत सिंपल हो और कुछ फंड तैयार करना ताकि यूरोपियन यूनियन अपने ट्रेड नेटवर्क को मजबूत कर सके। और ये वो ट्रेड नेटवर्क होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे। इसका टारगेट रहेगा नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट जो है उसको फॉर्मुलेट करना। नेट जीरो मतलब नेट जीरो एमिशन, एमिशन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड का इंडस्ट्रीज के अंदर, तो मतलब वो हो गए आपके ग्रीन प्रोजेक्ट, है ना, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसके अलावा नेट जीरो इंडस्ट्री एकेडमिक्स भी सेटअप किए जाएंगे। उस एकेडमीज में ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से आप ग्रीन इंडस्ट्रीज को, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा आगे ला सकते हैं ताकि हम लोग नेट जीरो का टारगेट जो है वो अचीव कर सके। नेट जीरो का टारगेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिटिंग को खत्म करना। अगली बात करेंगे डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स के बारे में। तो देखिए, गैबॉन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि अफ्रीका का सबसे जो लार्जेस्ट डेट है अभी तक का नेचर स्वैप का, वो $500 मिलियन के आसपास वैल्यूएबल में रहा है। डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप होता क्या है, डायग्राम से आपको समझ लग जाएगा, उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। देखिए, ये एक तरीके का डेट स्वैप है। डेट स्वैप का मतलब आपने अपने कर्जे को बदल दिया। कैसे बदला आपने अपने कर्जे को, जैसे मान के चलिए कोई कंट्री ए है जो कि डेटर नेशन है, मतलब कंट्री ए ने कंट्री बी से पैसा लिया था, तो मतलब ये कर्जदार हो गया जो कंट्री ए है। तो ये जो डेटर नेशन है इसने प्रॉमिस किया था कंट्री बी को, मैं आपको पैसा दूंगा, मान के चलिए 100 रुपए लिए, मैंने बोला कि मैं 100 रुपए आपको दे दूंगा, वापस कर दूंगा। लेकिन आगे चल के कंट्री बी को ये लगा कि उसके बहुत सारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो टारगेट है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकना, बाकी सब चीजें करना, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे। तो वो क्या बोलेंगे, कंट्री ए को ये कह देंगे तुम मुझे 100 रुपया मत दो, तुम ये काम करो कि जो 100 रुपया तुम्हें मुझे देना है आप उसको वहां इन्वेस्ट करो जिससे कि ग्रीन प्रोजेक्ट ज्यादा लगे, जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज ज्यादा हो, जिससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो। तो दरअसल ये वो पेमेंट होती है जो कि एक्सटर्नल डेट के लिए की जाती है, लेकिन ये पेमेंट जो है ये लोकल करेंसी में ही करनी पड़ती है। लोकल करेंसी मतलब अब ये कंट्री है अपनी ही करेंसी में पेमेंट को करेगा, लेकिन पेमेंट कहाँ करेगा, पेमेंट करेगा क्लाइमेट प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, वो क्लाइमेट प्रोजेक्ट जो कि दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट के तौर पे साइन हो चुके होंगे। सबसे पहले इसको 1980s में लैटिन अमेरिका में यूज किया गया था। वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डेट स्वैप हुआ था वो दरअसल इक्वाडोर कंट्री में 2023 के अंदर साइन किया गया था, जिसमें इक्वाडोर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप अपने ओशियंस को कंजर्व करो उस पैसे से, ठीक है। इंडिया जो है वो अभी तक किसी तरीके के ऐसे नेचर स्वैप के डेप्थ में नहीं आया है। बाकी कुछ कंट्रीज ऑलरेडी स्वैप के साथ चलते हैं, जैसे ब्राजील हो गया, मेडागास्कर और फिलीपींस। अब यहाँ डायग्राम से आइए, अब आपको अच्छे से समझ लगेगा। दरअसल ये देखिए, ये आपका सोवरेन डेट होता है, मतलब एक क्रेडिटर है एक डेटर नेशन है, ये क्रेडिटर हो गया ए, डेटर हो गया बी। तो क्रेडिटर ने क्या दे दिया, पैसा दे दिया इनको। उसके बाद डेटर नेशन को ये बोला कि आप मुझे ये पैसा वापस मत करो, लेकिन इस पैसे को यूज करो, लोकल करेंसी मतलब आपकी है ही, उसको यूज करो अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अब पता कैसे लगेगा कि डेटर नेशन है वो पैसा खर्चा कि नहीं खर्चा, इसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट या ट्रांसफरेंट फंड बनाया जाएगा। डेटर नेशन अपनी लोकल करेंसी को इस फंड में जमा करेगा और इसी फंड का पैसा वो यूज करेगा कहाँ पे, अग्रीड मैनर में। क्या अग्रीमेंट हुआ था कि क्लाइमेट प्रोजेक्ट पे पैसा लगाओ, तो वो क्लाइमेट प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा देगा। ये है आपका क्लाइमेट स्वैप, मतलब जो आपका कर्जा है उसको आपने बदल दिया किससे, क्लाइमेट स्वैप से, मतलब क्लाइमेट प्रोजेक्ट पे आप वो पैसा आप लगाएंगे। अगली बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम शिप्स। देखिए, बहुत सारे शिप्स जो है वो समुद्र के अंदर चलते हैं, उनसे बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है, बिकॉज वो भी तो डीजल वगैरह और पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है कि किस तरीके से शिप्स जो है वो अपना ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन कर सकते हैं। ये मैरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी के तहत अडॉप्ट किया गया डॉक्यूमेंट, और ये मैरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी जो है ये आईएमओ का ही हिस्सा है। ग्रीन हाउस गैस शिपिंग इंडस्ट्री से अगर देखा जाए तो लगभग 2.89% तक एमिशन होता है इसका। क्या क्या चीजें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड। कुछ स्ट्रेटेजी में क्या चीजें ध्यान में रखी गई हैं, दरअसल टारगेट सेट किए गए हैं कि 2030 तक 40% तक कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है ग्रीन आपके शिप से उसको रिड्यूस किया जाएगा।
एज कम्पेयर टू 2008 का जो लेवल था। फिर नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम कब अचीव कर लेंगे? 2050 तक। कहाँ पे करेंगे? शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे भी एडॉप्शन करेंगे। हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकालेंगे जिसमें ऐसी एनर्जी यूज करेंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। 5 साल का रिव्यू पीरियड रहेगा, मतलब सबसे पहला रिव्यू जो हमें करना है इस स्ट्रेटेजी का वो 2028 में करना है। हम 2028 में देखेंगे कि क्या हम अपने प्रोमिस को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी चाहिए अगर आपको एमिशन को रिड्यूस करना है? देखिए कौन सी चीज यूज होती है शिप के अंदर? पेट्रोल डीजल। जो चीजें हम अपने व्हीकल के अंदर पेट्रोल डीजल के ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए करते हैं, वही सेम चीजें शिप्स के अंदर आपकी अप्लाई होंगी। जैसे कि हम स्क्रबर्स को यूज करेंगे जो कि क्लोज लूप स्क्रबर होंगे। अब ये स्क्रबर्स करेंगे क्या? ये दरअसल सी वाटर जो है उसके अंदर एल्कलीज को ऐड कर देंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगा? जो भी आपकी गैसेस निकलेंगी वो गैसेस डायरेक्टली नहीं निकलेंगी एग्जॉस्ट फैन से, उनमें स्क्रबिंग हो जाएगी, वो वाटर पार्टिकल में एमिट होके निकलेंगी। अगली बार हम सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन जो है वो यूज करेंगे। ये कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है? जो भी शिप से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा उसकी जगह पे हम लोग कम डेंजरस जो आपकी गैसेस होंगी उनको निकालने के लिए कैटालिटिक जो है वो लगाएंगे शिप्स के अंदर, ठीक है। फिर हम लोग स्लो स्टीमिंग का प्रोसेस यूज करेंगे जिसमें हम लोग कार्गो शिप जो होती है उनकी स्पीड को डेलिबरेटली कम कर देंगे ताकि जो कार्बन एमिशन हो रहा है या फ्यूल का जो कंजम्पशन हो रहा है वो हम कम कर सकें। कुछ और एफर्ट जो हमने लिए हैं शिप से जो एमिशन होता है उसको रोकने के लिए, जैसे देखिए इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है उनके द्वारा हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन निकाली गई 2023 के अंदर। इंडिया ऐसा पहला कंट्री था जिसने आईएमओ ग्रीन वॉयज 2050 का जो प्रोजेक्ट था उसको अडॉप्ट किया। देखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीन वॉयज 2050 का प्रोजेक्ट है क्या? तो ये एक वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 2019 में बोला था कि हम शिपिंग इंडस्ट्री जो है उनको लो कार्बन की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि वहां से कार्बन एमिट नहीं होगा। आईओएम की जो स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी थी वो था कि ग्रीन हाउस गैस का जो प्रोडक्शन या एमिशन होता है शिपिंग इंडस्ट्री से उसको 50% तक हम कम कर देंगे बाय ईयर 2050 एज कम्पेयर टू 2008 का जो लेवल था। ग्रीन वॉयज 2050 का जो प्रोजेक्ट है ये दरअसल 12 कंट्रीज के साथ मिलकर अब इंप्लीमेंट हो रहा है जिसमें इंडिया भी है। यहाँ पे सारी कंट्रीज के नाम लिखे गए हैं पर अब ध्यान रखेंगे मेनली इंडिया को। बाकी कंट्रीज के नाम मैं बता देती हूँ: अजरबैजान, बेलिजे, चाइना, कुक आइलैंड, इक्वाडोर, जॉर्जिया, इंडिया, कीनिया, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है उनको न्यू पायलट कंट्री कहा जा रहा है और पायनीर जो है उनको पायलट कंट्री कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से एक चीज मतलब ध्यान से ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया जो ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है। मैरीटाइम विजन 2030 जो है ये भी इंडिया के द्वारा निकाला गया जिसमें हम सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर डेवलप करेंगे। कुछ पोर्ट्स को हम हाइड्रोजन हब बनाएंगे जिसमें कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का हम लोग हैंडलिंग, स्टोरेज सब कुछ करेंगे बाय द ईयर 2030। सेंटर ने 2030 का एक और टारगेट रखा है कि इंडिया जो है उसको ग्लोबल हब बनाया जाएगा ग्रीन शिपिंग का। ग्रीन शिपिंग का मतलब ये नहीं है कि शिपिंग के अंदर, शिप्स के अंदर मतलब ग्रीनरी लगा के घूमना। इसका मतलब यही है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंजन यूज करना, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना शिप से। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है उसको भी लॉन्च किया गया है जिसमें हम लोग ग्रीन टग ट्रांजिशन का मतलब यही है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल जो है उसको यूज करेंगे। फिर ग्लोबल लेवल पे कुछ मेजर लिए गए हैं। सबसे पहले है आपका क्लाइडबैंक डिक्लेरेशन ऑन द ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। इंडिया इस डिक्लेरेशन का पार्ट या सिग्नेटरी नहीं है। इसके अलावा फिन स्मार्ट यानी कि फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला गया है। ग्लोबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन सेंटर नेटवर्क यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया। आईएमओ केयर्स इसका एक प्रोजेक्ट है, फाउंडेशन प्रोजेक्ट, जो इमिशन को रिड्यूस करेगा शिपिंग से। ये 2022 से 24 तक इंप्लीमेंट होगा। इंटरनेशनल कोड निकाला गया है शिप्स के लिए जो कि पोलर वाटर या पोलर कोड की तरफ जाते हैं। ये भी आईएमओ ने निकाला था साल 2014 के अंदर। अगली बात करेंगे नेशनल फ्रेमवर्क के बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और क्रिस्ट यूनिवर्सिटी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि एक क्लाइमेट रिसर्च जो है उसके ऊपर कोलैबोरेशन किया जा सके। ये सब एनएफसीएस के अंदर हुआ। देखिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस जो है ये ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस का हिस्सा है। इंडिया ने इसको अभी अभी लॉन्च किया है। इसके अलावा साल 2009 में बहुत सारे कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुके हैं जिन्होंने अपने लेवल पे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस लॉन्च किया था, जैसे स्विट्जरलैंड, चाइना, जर्मनी, यूके। इनका मेन पर्पस यही है कि जो भी क्लाइमेट मॉनिटरिंग हम करते हैं, जैसे कि बादल कैसे बन रहे हैं, उनका क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट है, क्लाइमेट का उन पे क्या इफेक्ट है, उन सबका प्रिडिक्शन करना, उनकी स्टडी करना, उन पे रिसर्च करना। सो इसकी नोडल एजेंसी इंडिया के अंदर आईएमडी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर जरा बताइए
बताइए कमेंट सेक्शन में। तो क्लाइमेट सर्विस में क्या क्या स्टडी किया जाएगा इस फ्रेमवर्क के तहत? एनर्जी देखी जाएगी, हेल्थ पे क्या इंपैक्ट है वो देखा जाएगा क्लाइमेट का, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे क्या इफेक्ट है, एग्रीकल्चर पे, वाटर पे, इन सब पे क्या इफेक्ट है। सो GFCS जो है ग्लोबल लेवल का जो फ्रेमवर्क है, ये दरअसल वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 3 में 2009 में लॉन्च किया गया था। इसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल पार्टनरशिप है ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स का, जिसमें हर एक गवर्नमेंट जो है वो आपस में रिसर्च करती है क्लाइमेट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। मेन पर्पस है क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटी को डेवलप करना। कुछ और क्लाइमेट की न्यूज, सबसे पहले है इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड। इसका थर्ड पार्ट निकाला गया है नीति आयोग के द्वारा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट और इकोनॉमी से रिलेटेड जो डाटा सेट है, रियल टाइम क्या वो चल रहा है उसका फ्रेमवर्क, उसको देख सकते हैं। और ये गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। ऑनलाइन ये आपका सिस्टम जो है वो रहता है। डैशबोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एनर्जी का क्लाइमेट पे क्या असर है, इकोनॉमी पे उसका क्या कंबाइन इफेक्ट है, वो सब मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें इंडिया के क्लीन एनर्जी का क्या ट्रांजिशन जर्नी है वो भी देखा जा सकता है कि एनर्जी सेक्टर में क्लीन एनर्जी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आपकी दूसरी एनर्जी है जैसे कि कोयला वगैरह यूज करने की, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगली है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस के बारे में। सो देखिए, गवर्नमेंट्स जो है उनको वॉलंटरी और कोलैबोरेटिव एक्शंस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2 हाई लेवल चैंपियंस अपॉइंट किए हैं। पहले हैं HEMS रजन अल मुबारक, दूसरे हैं HEMS निगर आर प्रधाई। और ये दोनों ही COP28 COP29 जो होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, इसका हिस्सा रहेंगे। तो जरा बताइए कमेंट सेक्शन में ये दोनों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे होंगी, हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था। अगली न्यूज है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के बारे में। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जमा की गई है गवर्नमेंट को, जिसका नाम है ग्रीन शिफ्ट लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडिया ऑयल एंड गैस सेक्टर। सो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर 2021 में स्टैब्लिश की गई थी, जिसका मेन पर्पस है ये चेक करना कि किस तरीके से इंडिया जो है वो ऑयल सेक्टर से एनर्जी को ट्रांजिशन करके नेचुरल गैस की तरफ प्रमोट कर रहा है। अगली बात करेंगे शॉर्ट लिव्ड हैलोजन के बारे में। शॉर्ट लिव्ड हैलोजन के बारे में एक स्टडी पाई गई है कि ओशियन, समुद्र जो है वो दरअसल शॉर्ट लिव्ड हैलोजन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लेनेट जो है वो कूल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कम करने के लिए शॉर्ट लिव हैलोजन जो समुद्र से रिलीज होता है वो कूलिंग पे अपना असर डालते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर रहे हैं। शॉर्ट लिव्ड हैलोजन का जो उम्र है वो 6 महीने के आसपास होता है। ये गैसेस होती हैं जिसमें हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका मेन सोर्स क्या है समुद्र के अंदर? मैरीन फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे, एबार्टिक सोर्सेज हो गए ओशियन के, ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री, ये सब मिलकर इन गैसेस को रिलीज करते हैं। इम्पैक्ट क्या है? ये दरअसल ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ओजोन का जो डिप्लीशन है उसको फास्ट कर देते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ओजोन का डिप्लेशन ओजोन लेयर का डिप्लेशन नहीं है। ओजोन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि 2 टाइप में है। एक तो ट्रोपोस्फीयर के अंदर ओजोन पाई जाती है जो एक पॉल्यूटेंट है और ग्रीन हाउस गैस भी है। सो यहाँ पे वो ओजोन है जिसको ये डिप्लीट करते हैं, जो कि ट्रोपोस्फीयर के अंदर पाई जाती है। डेफिनेटली फिर ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करके ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा ये एरोसोल को क्या करते हैं, उनके फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं ताकि कूलिंग बन सके। देखिए, जो एरोसोल्स होते हैं वो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एक मतलब वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन ही होते हैं, क्योंकि वो सनरेज को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो ये एरोसोल को क्या करते हैं, उनके फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देते हैं, जो आपके हैलोजन है। इसके अलावा ये मीथेन का जो लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको इंक्रीज कर देते हैं, और वाटर वेपर का जो लाइफ है उसको भी बढ़ा देते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे मीथेन का लाइफ टाइम अगर इंक्रीज होगा या वाटर वेपर का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो इससे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी ही। तो थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कूलिंग ज्यादा करते हैं। अगली बात करेंगे डीकार्बनाइजेशन की। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका मेन नाम है टुवर्ड डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023 ए स्टॉकिंग ऑन सेक्टोरल एम्बिशन इन G20। सो हम लोग किस तरीके से अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डीकार्बनाइज कर सकते हैं। इसमें बोला गया कि इंडिया का जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है फ्यूल कम्बशन से, वो 2019 मतलब में अब देखते हैं जब 1990 के कंपैरिजन में, तो 330% 330% तक बढ़ चुका है। डीकार्बनाइजेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो आउटपुट है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको रिमूव करना या फिर उसको रिड्यूस करना। G20 में भी बोला गया था कि इंडिया जो है उसमें काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे किया जाता है, और इंडिया मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है वो एक तो एनर्जी सेक्टर से करता है, दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर से करता है। इसीलिए हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बात करेंगे कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो देखिए, ये जो आपका प्रोजेक्ट है
ये दरअसल क्या करता है, प्रेसिपिटेशन, जिस तरीके से बारिश होती है उसको सिमुलेट करता है। इस प्रोजेक्ट में बारिश कैसे होती है, क्लाइमेट का बारिश पे क्या असर पड़ा है, उसको सिमुलेट करके या उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, अर्थ सिस्टम मॉडल को यूज किया गया है इस सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अर्थ सिस्टम मॉडल एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल को एक साथ रख के हमारे प्लेनेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है बारिश का, एटमोस्फेयर का, सबको स्टडी किया जाता है। क्या क्या वेरिएबल यूज होते हैं, एटमोस्फेयर, ओशियन, लैंड, आइस, बायोस्फीयर, इन सबका एक मॉडल तैयार करके देखा जाता है कि अर्थ कैसे बिहेव कर रही है इन सब पे। ठीक है, CMIP नाम का जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है जिसको इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। इसकी जो स्टडी है वो क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है बारिश के ऊपर उसको स्टडी करने में हमारी मदद करेगी, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का, वो भी इसकी मदद कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम और भी हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के अंदर चलाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये दोनों ही नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर टोटल 8 मिशन है जिसमें आपका नेशनल सोलर मिशन, ये सब आते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है एक नेशनल स्ट्रेटेजी है जो बताता है कि कंट्री में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। 6 मिशन बचे हुए, दो तो देखिए यहाँ पे हो गए, और 6 मिशन कौन से इसके अंदर, मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, ग्रीन इनिशिएटिव, एग्रीकल्चर, सोलर और वाटर। अगली बात करेंगे मिथाइलो वाई माइक्रोबियम ब्रुटेंस के बारे में। तो देखिए ये एक तरीके का मिथेनोट्रॉफ है, मतलब मिथेन को खाने वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है। उसका जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, ये दरअसल मिथेन को इस तरीके से रिमूव करता है कि उसको कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद जो कंज्यूम करके उसका बायोमास बचता है उसको हम एक्वाकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो ये मिथेन को पूरी हर एक एमिशन वाली साइड से हटा सकता है। मान के चलिए आपको पता है मिथेन जो है जब राइस लगाया जाता है, पैडी कल्टीवेशन, उससे भी मिथेन निकलता है। तो पैडी फील्ड्स के अंदर अगर हम इस बैक्टीरिया स्ट्रेन को छोड़ दें तो वहां से मिथेन को खत्म कर देगा। ऑयल और गैस वेल के अंदर, लैंडफिल्स के अंदर भी हम मिथेन का एमिशन इससे रोक सकते हैं, क्योंकि मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। अगली बात करेंगे फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन हेल्थ सिस्टम के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये फ्रेमवर्क निकाला गया है जिसका मेन पर्पस है एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बनाना जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी रिड्यूस हो सके और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ इंप्रूव हो सके। इसमें अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ के जो गोल है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये जो आपके अटैच के गोल हैं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2022 में लॉन्च किए गए थे, जो कि एक इनफॉर्मल वॉलंटरी नेटवर्क है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट के साथ साथ हेल्थ सिस्टम का ध्यान रख रहे हैं या फिर क्लाइमेट और हेल्थ को एक साथ जोड़ते हुए चल रहे हैं। अगली बात करेंगे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के बारे में। 2.5 बिलियन यूरो का ये पार्टनरशिप का डील जो है वो यूरोपियन यूनियन ने, सॉरी, ये जो डील है ये सेनेगल के लिए अनाउंस किया गया है, जिसमें सेनेगल के अंदर एनर्जी को ट्रांजिट करवाया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है जो हाल फिलहाल एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कि फॉसिल फ्यूल वगैरह हैं उनसे ट्रांजिशन करके रिन्यूएबल एनर्जी पे या फिर आप बोल सकते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की तरफ मूव करना। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट किया जाता है ताकि वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को छोड़कर साफ सुथरी एनर्जी के सोर्सेज पे आ सके। इसको COP26 ग्लासगो में लॉन्च किया गया था। सेनेगल चौथा कंट्री है जो इससे मदद पाएगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम को इसकी मदद मिल चुकी है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस पार्टनरशिप, इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। अगली बात करेंगे क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की। ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस 2023 की जो रिपोर्ट है ये क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा निकाली गई है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस और पॉलिसी में एक्सपर्ट राय देती है। ये दरअसल गवर्नमेंट, बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प करती है कि कैसे वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस भी कर सकते हैं। इसके 6 ऑफिस है पूरे विश्व के अंदर और एक ऑफिस इसका इंडिया के अंदर है। अगली बात करेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है जो कि ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंट एजेंडा और उसके फ्रेमवर्क पे काम करती है ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। इसको 1972 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट हुई थी उस टाइम पे, उसी को फॉलो करते हुए ये बनाएगी। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया के अंदर है। इसके 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन करती है किसमें, एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटी में, एनवायरमेंट फ्रेंडली सपोर्ट में, और 95% तक की इसकी जो फंडिंग की नीड है वो अलग अलग कंट्रीज के द्वारा ही फुलफिल हो जाती है। एनवायरमेंट फंड जो है वो इसका कोर फंड है जहां से ये पैसा खर्चते हैं। और बहुत सारी कन्वेंशन
कन्वेंशन के ये सेक्रेटेरिएट के तौर पे भी काम करती है, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस, ये भी इसकी कन्वेंशन है। फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर होस्ट की जाती है, ये इसका भी हिस्सा है यूएनईपी, ठीक है। फिर कॉमन कार्बन मैट्रिक, ये भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोग्राम एक हिस्सा है, जिसमें कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कितना चल रहा है उसका असेसमेंट करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये हो गया कि कार्बन को एमिट करने में एंथ्रोपोजेनिक कॉज जो है वो कितने ज्यादा हाईलाइटेड है, या फिर ह्यूमंस ने कितना ज्यादा कार्बन जो है उसको अभी तक एमिट किया है, उनका फुटप्रिंट कितना है और कितना हमारी धरती सस्टेन कर सकती है, हम उससे ज्यादा लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। कुछ मेजर ग्लोबल अग्रीमेंट हैं जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर आते हैं। सबसे पहले आपका साइट्स का अग्रीमेंट 1973 का, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। तो इसके बाद है आपका बॉन कन्वेंशन, जिसको कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज भी कहा जाता है। इसके बाद है आपका वियना कन्वेंशन, जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन से डील करता है 1985 का। ईयर भी ध्यान रखना है, कन्वेंशन का नाम भी ध्यान रखना है। इन सब कन्वेंशन पे एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा। बेसल कन्वेंशन जो है वो ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट होता है हैजर्डस वेस्ट का और उनके डिस्पोजल का, उस पर कंट्रोल करता है, 1989 में आया था। फिर आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में। रोटरडैम कन्वेंशन जो कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर पे काम करता है कि किसी भी देश का आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा अगर उस देश के अंदर आप हैजर्डस केमिकल या फिर पेस्टिसाइड जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, ये 1998 में आया था। फिर है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, 2001 में आया था, जिसमें कि वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो कि एनवायरमेंट में लंबे समय तक रहते हैं उनके लिए कन्वेंशन या रेगुलेशन निकाला गया था। फिर है मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी, 2013 में आया था। तो देखिए टोटल तो ऐसे 15 अग्रीमेंट हैं जो यूएनईपी के अंदर आते हैं, मेन हमने यहाँ पे देख लिए। अब बात करेंगे कुछ रिपोर्ट्स की यूएनईपी के द्वारा निकाली गई है। सबसे पहली है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। देखिए एडेप्टेशन गैप का मतलब क्या होता है कि जितना आप एडेप्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके साथ आपको थोड़ा सा मतलब अडेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जितना आप अडेप्ट कर सकते हैं, जितना आपको करना चाहिए, उसके बीच में कितना गैप है उसको देखा जाता है। इसके लिए बताया गया है कि एडेप्टेशन फाइनेंस की जरूरत है, पैसा लगेगा जो कि मिल नहीं रहा, और ये फाइनेंस गैप बढ़ता ही जा रहा है। और बहुत सारा लॉस एंड डैमेज के लिए जो पैसा हमें खर्च करना चाहिए वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस लॉस एंड डैमेज में हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे इंडिजिनस नॉलेज और कल्चरल हेरिटेज को जो नुकसान हो रहा है उसके तरफ हम पैसा नहीं खर्च रहे, वो भी हमें करना पड़ेगा। अगली है एमिशन गैप रिपोर्ट 2023। वही मतलब है कि एमिशन मतलब कितना कोई कंट्री रिड्यूस करेगा, कितना उसको करना चाहिए टारगेट के हिसाब से, उसमें जो गैप है वो ये रिपोर्ट उसके बारे में बात करती है। और ये गैप कैसे देखा जाता है कि हर एक कंट्री को बोला गया है कि हमें इस तरीके से अपना एमिशन रिड्यूस करना है ताकि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीमेंट है वो ना हो पाए। लिमिट करना है हमें ग्लोबल वार्मिंग को बाय द 1.5 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें बताया गया कि ग्लोबल लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है 2021 से 22 तक वो बढ़ा ही है, 1.2% तक बढ़ा ही है, और हमने फॉसिल फ्यूल को यूज किया ही है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट इनकम वाली कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है भले, लेकिन वो ज्यादा एमिशन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दरअसल बोला जा रहा है कि अगर इसी तरीके से होती रही तो 3 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा बाय द 2100, ठीक है। अदर रिपोर्ट्स, कुछ और रिपोर्ट है यहाँ पे, जैसे कि एक रिपोर्ट है आपकी कि वर्ल्ड में कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड होगा उसके बारे में बात की गई है। एक है बिल्डिंग मटेरियल और क्लाइमेट की रिपोर्ट। एक है आपकी व्हाट्स कुकिंग, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्पेशल एडिशन फ्रंटियर रिपोर्ट। फिर है आपकी इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, वेस्ट वाटर टर्निंग प्रॉब्लम टू सोल्यूशन रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन वाली इंपॉर्टेंट है। अगली बात करेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशन की ये एजेंसी है जिसका मेन पर्पज क्या है, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसके बारे में बात करना, अर्थ का जो क्लाइमेट है उसका इंटरेक्शन क्या है अलग अलग चीजों के साथ, जैसे कि ओशियंस के साथ, उसके बारे में रिपोर्ट जो है उसको जारी करना। इसको 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था। दरअसल इससे पहले इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, 1873 में बनाई गई थी, उसी को रिप्लेस करके डब्ल्यूएमओ को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके 193 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। कुछ रिपोर्ट है इसकी, जैसे कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 की, जिसमें बोला गया कि किस तरीके से हमें अपने टेम्परेचर को लिमिट करना होगा, लेकिन मेन टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा है जब हम 2022 का देखते हैं। और 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज है एनवायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और निट्रस ऑक्साइड। ये 2021 में सबसे हाईएस्ट गई थी। और फिर बहुत सारे मैरीन हीट वेव जो है वो भी अभी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन नाम की रिपोर्ट जो है वो भी इनके द्वारा निकाली जाती है, जिसमें बताया गया किस तरीके से अलग अलग ग्रीन हाउस
हाउस गैसेज जो है वो पूरे विश्व में फैली हुई हैं, जिसमें कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंडस्ट्रीज जब नहीं बनी थी प्री इंडस्ट्रियल लेवल में, उससे लेकर अब तक 150% इंक्रीज हुआ है। मिथेन और निट्रस ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर बदली हैं। जैसे कहा जा रहा है कि रेडिएटिव फोर्सिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है ग्रीन हाउस गैसेज की। रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया हर एक गैस के द्वारा कितनी ज्यादा रिलीज की जा रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और रेडिएटिव फोर्सिंग हर एक गैस की जो है वो बड़ी है ग्रीन हाउस गैसेज की। अगली बात करेंगे स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2022 की रिपोर्ट के बारे में। इसमें बोला गया कि 50% तक का हमारा जो कैचमेंट या फिर रिजर्वायर का एरिया है वो सूख रहा है, मतलब हमारे वाटर रिसोर्सेज पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। सॉइल का मॉइस्चर जो है वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है। एशियन वाटर टॉवर जो है उसकी भी इसमें बात की गई, जिसमें बोला गया 2000 से लेकर 2018 तक टोटल ग्लेशियर जो मास है उस पूरे एशिया के एरिया का वो भी काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है, मतलब ग्लेशियर पिघल रहे हैं। देखिए एशियन वाटर टॉवर के अंदर तिब्बत का प्लेटू, हिमालय, कराकोरम, हिंदकुश और आपका पामीर और त्यान शान माउंटेन आती हैं। इन सबको कलेक्टिवली थर्ड पोल कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली कुछ और रिपोर्ट डब्ल्यूएमओ की, जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20 तक की रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, एयर क्वालिटी क्लाइमेट बुलेटिन और आपकी ग्लोबल एनुअल टू डेकेड क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट। अगली बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एयर पोल्यूशन की, और न्यूज है आपकी कि कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है उनके लिए क्या क्या एमिशन नॉर्म्स या स्टैंडर्ड निकाले गए हैं कि वो कितना क्या इमिट कर सकते हैं। तो देखिए 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऐसे यूनिट है जिन्होंने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को इंस्टॉल किया है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है? देखिए फ्लू गैस जो है वो दरअसल एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि कोयले को जलाने से निकलती है थर्मल पावर प्लांट से। अगर हम इसको अच्छे से नहीं सॉर्ट आउट करते हैं तो ये एनवायरनमेंट के अंदर और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगाया जाता है हर एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर। लेकिन इंडिया में अभी भी 100% थर्मल पावर प्लांट में ये चीज नहीं लगाई गई है, यही चीज यहाँ बोली जा रही है। एमिशन नॉर्म्स की अगर बात करें तो थर्मल पावर प्लांट के लिए बोला गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NOx हो गया, मर्करी, इनका लिमिट कितना है कि कितना ये इसको इमिट कर सकते हैं। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड जो थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2015 के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत निकाले थे। इसका जो टाइमलाइन है वो बदलता चला गया। क्या क्या नॉर्म्स है यहाँ आपको लिमिट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 3 कैटेगरी है और 3 डेडलाइन है। जैसे कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। लोकेशन बताई है, डेडलाइन बताई है। जैसे ये बोला है कैटेगरी ए वाली जो आपके थर्मल पावर प्लांट है कि दिल्ली NCR के 10 किलोमीटर की रेडियस वाले ये प्लांट होंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनको अपने यहाँ पे जो डीसल्फराइजेशन के प्लांट है या फिर जो एमिशन का लिमिट है वो 2022 से 24 तक इंप्लीमेंट करना है। ऐसी कैटेगरी बी कहाँ पे अप्लाई होगा? नॉन क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया के 10 किलोमीटर के रेडियस में, और 2023 से 25 तक इनको स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। कैटेगरी सी बाकी सारे प्लांट्स पे लगेगा। 2024 से 26 तक का टाइम दिया गया है कि भाई इतने टाइम तक एमिशन के नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। पावर प्लांट के यूनिट होते हैं जो कि 2027 से पहले रिटायर होने वाले हैं, उनको सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मेहनत नहीं करनी है, लेकिन यहाँ जैसे मैंने बोला NOx और मर्करी के एमिशन को उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा बेनिफिशिएटेड कोल जो है उसका यूज बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें कि फ्लाई ऐश सबसे कम निकलता है। देखिए जब भी हम कोयले को जलाते हैं तो राख निकलती है। राख जो है वो एक पॉल्यूटेंट है क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अंदर सूट के तौर पे घूमती रहती है, और यही सूट जो है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। तो दरअसल फ्लाई ऐश का जो जनरेशन है हम उसको लिमिट कर देंगे, उसको कम करेंगे। और ये कैसे होगा? हम वो कोयला खास करके यूज करते हैं जिससे कि ये एमिशन ज्यादा ना हो पाए, या फिर कोयले को अच्छे से जलाने की कोशिश की जाती है। इसका कंबंशन अच्छे से किया जाता है, इसमें से इम्प्योरिटीज निकाल दी जाती हैं ताकि जो राख है वो ज्यादा बचे ही ना, और रॉ कोयले को यूज नहीं किया जाता है। हर एक थर्मल पावर प्लांट को बोला गया है कि आपको अपने ऐश को, अगर ऐश निकलता भी है, उसको यूटिलाइज करना होगा अपने ही प्लांट के अंदर। पॉल्यूशन कंट्रोल की कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे कि प्री कमर्शियल स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, जब कोयला नहीं जला उसकी अच्छे से वॉशिंग कीजिए, उसकी ब्लेंडिंग कीजिए। अगर कोयला जल रहा है तो उसमें NOx का जो बर्नर है वो यूज कीजिए। ओवर फायर एयर को यूज कीजिए ताकि NOx एमिट ना हो पाए। लाइमस्टोन इंजेक्ट कीजिए ताकि SOx सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रोसेसिंग है या उसका एमिशन जो है वो ना हो पाए ज्यादा प्लांट के अंदर से। इसके अलावा बॉयलर्स को अच्छे से यूज कीजिए लो ग्रेड पे, और हाई मॉइस्चर लिग्नाइट जो है उसको पहले प्रोसेस कर लीजिए कोयले को जलाने से पहले, ताकि आपकी जो राख है, ऐश है, वो ज्यादा निकले ना। जलाने के बाद क्या कर सकते हैं? अगर SOx का एमिशन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है प्लांट से, तो उसमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो है उसके कंपोनेंट निकालिए, लगाइए, मतलब जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका डीसल्फराइजेशन हो जाए, वो खत्म हो जाए। NOx के एमिशन को रोकने के लिए सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर लगाइए। पार्टिकुलेट मैटर के एमिशन को रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो लगाइए, या फिर फैब्रिक फिल्टर लगाइए। देखिए ये सारे जो आपके मतलब जो टर्म्स है ना, ये स्टैटिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, स्टैटिक एनवायरनमेंट का।
इग्नू की बुक्स आती है ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसमें इन सबको एक्सप्लेन भी किया है विद डायग्राम, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आई विल ट्राई टू कवर इन सेपरेट लेक्चर। अगली बात करेंगे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की। देखिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है एनसीआर और एडजॉइनिंग एरिया का, इन्होंने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है इसको रिवाइज करके जारी किया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दरअसल एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है, जिसमें दिल्ली का जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बिगड़ जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, उस टाइम पे इमरजेंसी के तौर पे ये प्लान लागू कर दिया जाता है। इसको सबसे पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा था कि दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही है, और इसको 2017 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत निकाला। 2021 के बाद से ये आपका CAQM के द्वारा जारी किया जाता है और इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। 2022 के बाद से इसका इन्फोर्समेंट जो है वो उस हिसाब से किया जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या है दिल्ली के अंदर। देखिए जिसका पुराना वर्जन था उसमें बोला गया था कि PM 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10, इन्हीं दो को आपको लिमिट करना होगा, लेकिन अब आने वाले टाइम में जो नए नए वर्जन आ रहे हैं उसमें 4 स्टेजेस बताई गई हैं और अलग अलग पैरामीटर्स या फिर अलग अलग कॉम्पोनेंट बताए गए हैं जिन पे लिमिट लगाना होगा। जैसे कि सबसे पहले स्टेजेस चेक की जाती हैं। स्टेज 1 है पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 201 से लेकर 300 तक। यहाँ पे लिमिट लगा दी जाती है कि आप डीजल और पेट्रोल व्हीकल जो है वो कितने पुराने साल पुराने यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट को भी बोला जाता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको क्लीन फ्यूल से, साफ सुथरे फ्यूल से यूज करनी है। स्टेज 2 जब आ जाती है वेरी पुअर एयर क्वालिटी, तो उसमें और ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर क्या कर दिया जाता है, इंडस्ट्रीज पे भी रेगुलेशन जारी कर दी जाती है। एयर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सीवियर एयर क्वालिटी जब आती है 401 से 450 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स जब हो जाता है, उस टाइम पे जो BS3 पेट्रोल और BS4 वाले जो व्हीकल्स हैं, भारत स्टेज नॉर्म्स होता है आपका किसके लिए, व्हीकल्स के लिए, ये जो कम नॉर्म्स फॉलो किए वाले व्हीकल्स हैं इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। स्टेज 4 जब सीवियर प्लस एयर क्वालिटी हो जाती है, उस टाइम पे बहुत ही रियरेस्ट केस में आपके व्हीकल को अलाउ कर दिया जाता है, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल व्हीकल, CNG बेस्ड जो व्हीकल है उन्हीं को परमिशन दिया जाता है। देखिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करता है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि CAQM नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 के तहत बनाया गया था। मेन पर्पस यही है कि एयर क्वालिटी जो NCR और दिल्ली के इलाके में उसमें कोऑर्डिनेशन करना, उस पर रिसर्च करना, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना। इसमें स्टैट्यूटरी डायरेक्शन भी इसके द्वारा जारी की जाती है कि किस तरीके से एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको निकालती है। इसमें 8 पॉल्यूटेड होते हैं जिनको पैरामीटर के तौर पर स्टडी किया जाता है और उनकी वैल्यू बताई जाती है। जैसे पर्टिकुलेट मैटर 10 कितना है, PM 2.5 कितना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, ओजोन कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, NH3 यानी कि आपका अमोनिया कितना है और लेड कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मेजर नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाता है कि एयर क्वालिटी को 6 टैग दिए जाते हैं, यानी कि गुड इंडेक्स है या फिर सबसे बकवास सीवियर इंडेक्स है एयर क्वालिटी का। जैसे हमने पीछे 4 स्टेजेस पढ़े, ऐसे ही 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 6 आपको है, अलग अलग स्कोर के हिसाब से आपका रंग बदल जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। सबसे पहले 0 से 50 अगर स्कोर है तो गुड है, फिर सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर है। ये क्या क्या हेल्थ इंपैक्ट डालेंगे, ये वर्स होता जाएगा हेल्थ इंपैक्ट, ठीक है। वर्स मतलब सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होगी, उसके बाद लंग्स में दिक्कत होगी, उसके बाद ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर रेस्पिरेटरी बीमारियां लग जाएंगी और सबसे लास्ट में लाइफ लॉन्ग इलनेस हो जाएगी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैट्यूटरी है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत इसको बनाया गया था। उसके बाद एयर प्रिवेंशन एक्ट जो है 1981 का, उसकी भी रेगुलेशन इसके हाथ में दे दी गई। सो अलग अलग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड कानून या फिर अलग अलग नियम इसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसके कुछ इनिशिएटिव है, जैसे नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है वो इनके द्वारा निकाला गया था, जिसमें आपके जो 4 मेजर एयर पॉल्यूटेड है उनको मॉनिटर किया जाता है। जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, इसके अलावा पर्टिकुलेट मैटर 10 हो गया जिनको रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है, फिर PM 2.5 हो गया। इसके अलावा एक पोर्टल है जिसका नाम है प्राणा पोर्टल। देखिए प्राणा पोर्टल के तहत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसको मॉनिटर किया जाता है। प्राणा का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके तहत प्राणा पोर्टल पे आपको जानकारी मिलेगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में 131 सिटीज को कवर किया जाता है, उनकी एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है, उस हिसाब से प्राणा पोर्टल पे स्कोर भी मिलता है। अगली बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ फायर क्रैकर्स के बारे में। देखिए बहुत सारे पटाखे चलाए जाते हैं, लेकिन पटाखे चलाने के बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि जितना भी पटाखों में कंपाउंड यूज होता है वो कई बार हजार्डस और टॉक्सिक होता है। जैसे एल्यूमिनियम अगर यूज होता है तो उससे बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उससे क्या होता है, एसिड रेन बनती है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो कई बार कार्सिनोजेनिक
कार्सिनोजेनिक होता है यानी कि कैंसर करवाता है, डस्ट बहुत टॉक्सिक कर देता है, फिर आपका परक्लोरेट अमोनियम और पोटेशियम जो है ये थायराइड की प्रॉब्लम करता है, बैरियम नाइट्रेट जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक सांस देने वाली जो नली है उसमें दिक्कत करता है, कॉपर कंपाउंड जो है ये दरअसल कैंसर रिस्क करता है और बायो एक्यूमुलेशन कर देता है बॉडी के अंदर, एंटीमनी सल्फाइड जो है ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर करता है, लेड ऑक्साइड नाइट्रेट और क्लोराइड जो है ये अनबॉर्न बेबीज को और बच्चों को खास करके नुकसान पहुंचाता है, उनकी किडनीज पे नुकसान पहुंचाता है, उनके ब्रेन पे नुकसान पहुंचाता है। लिथियम का जो कंपाउंड है ये दरअसल जब जलाया जाता है तो बहुत इरिटेटिंग करता है आइस को। मरकरी जो है ये टॉक्सिक हैवी मेटल है, बायोक्यूमुलेट होता है। आर्सेनिक का कंपाउंड लंग कैंसर करता है, स्किन इरिटेशन करता है। फिर आपका स्ट्रोंटियम जो है ये दरअसल कैल्शियम को रिप्लेस करके बॉडी में स्ट्रोंटियम बना देता है, जिससे स्ट्रोंटियम क्लोराइड बनता है हमारी बॉडी में और वो टॉक्सिक होता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ये पटाखों में यूज होते हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चन इनमें से लिस्ट देके, या फिर बीमारियां भी पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने एक मतलब डायरेक्शन जारी किया था कि जो फायर क्रैकर हर एक राज्य में चलाए जाएंगे उनके क्या रेगुलेशन रहेंगे। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले फायर क्रैकर्स के जो रेगुलेशन निकाले थे वो दिल्ली और एनसीआर में निकाले थे, लेकिन अब हर एक राज्य में बता दिया गया कि भैया आपको कौन से पटाखे चलाने हैं कौन से नहीं चलाने। 2021 के डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि बैरियम और जो बैंड केमिकल है फायर क्रैकर के अंदर उनको आप यूज नहीं कर सकते। पूरे कंट्री में जहां पे भी पटाखे बन रहे हों बैरियम आप नहीं यूज करेंगे, और जो भी हमने बैन कर दिया केमिकल उसको पटाखे के फॉर्मेशन में यूज नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे ज्यादा पटाखे का फॉर्मेशन इंडिया के अंदर होता है तमिलनाडु के अंदर, ये ध्यान रखना है। ग्रीन क्रैकर्स जो है वो परमिट कर दिए गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स जो थे उनको अलाउ किया था। ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये नहीं है कि हरियाली वाले पटाखे, वो पटाखे जिसमें हम लोग डेंजरस एलिमेंट को यूज नहीं करेंगे, इसमें हैजर्डस एलिमेंट जैसे बैरियम नाइट्रेट नहीं होगा, इसमें लगभग पार्टिकुलेट मैटर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा जब ये जलेंगे। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो कि नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, इनके द्वारा ग्रीन क्रैकर्स को डेवलप किया गया जिनके नाम है स्वास, स्टार और सफल। स्वास का फुल फॉर्म है सेफ वाटर रिलीजर, मतलब जब आप इसको जलाएंगे तो वाटर वेपर निकलेगा। स्टार का मतलब है सेफ थर्माइट क्रैकर जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं मतलब एमिट होगा जब ये जलेंगे, क्योंकि हम इसमें यूज नहीं करेंगे इसको। सफल का मतलब हम इसमें बहुत कम एल्यूमिनियम और कम मैग्नीशियम यूज करेंगे। नीरी नागपुर के अंदर है, इसका मेन पर्पस है एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड रिसर्च करना। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है ई क्रैकर्स। देखिए ग्रीन क्रैकर्स तो समझ लग गए कि जहां पे हम लोग डेंजरस एलिमेंट को ज्यादा यूज नहीं कर रहे। ई क्रैकर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर, पटाखा जल ही नहीं रहा, सिर्फ आवाज आ रही है और फील आ रहा है। तो यहाँ देखिए CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर ई क्रैकर्स की टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप किया है। सो दरअसल इसमें ई लड़ी, ई अनार, सिस्टम ऑफ ई क्रैकर शो ये सब चलाया जाता है। ये अभी लैब के लेवल पे है, इसका भी प्रोटोटाइप बनाया गया है। इसमें ई लड़ी मतलब वो लड़ी जो होगी जलाने वाली उसको आग से नहीं जलाना है, हाई वोल्टेज पे उसको चला दीजिए, वो आपको सेम वैसा ही लाइट वैसा ही साउंड इफेक्ट देगी जैसा आपको एक नॉर्मल लड़ी देती है जब पटाखा जलाते हैं। अगली बात करेंगे रिवाइज्ड क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन के बारे में। देखिए आप सबको पता है पराली के बारे में, इसको पराली भी लिखा जाता है, स्ट्रॉ लिखा जाता है ना। जब भी हम लोग पैडी यानी कि आपका जो राइस वगैरह होता है जब उसका कल्टीवेशन हो जाता है, पैडी की खेती जब हो जाती है, जब उसको पूरा हार्वेस्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और उसको हार्वेस्ट किससे करते हैं, आपका ट्रैक्टर वगैरह यूज कर लेते हैं ना, जिसको कहते हैं हम लोग हार्वेस्टर। हार्वेस्टर से जब हम पैडी की पूरी फसल को खेत से हटा देते हैं तो बचे हुए कुछ पीछे रेजिड्यू या अवशेष रह जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है स्ट्रॉ, उन्हीं को कहा जाता है स्टबल, और यही बोलते हैं हिंदी में पराली। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने इस क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन को रिवाइज किया है। रिवाइज बार बार की जाती है क्योंकि ये जो पराली है ये किसानों के द्वारा जब जलाई जाती है इससे बहुत सारा नुकसान एनवायरमेंट को होता है। सो देखिए गाइडलाइन जो है दरअसल ये एक एक्स सितु मैनेजमेंट टाइप की है, मतलब जहां पे पैडी स्ट्रॉ आपका जनरेट हुआ है वहां उसको मैनेज नहीं करके कहीं और ले जाके उसको मैनेज करना है। ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर लागू होंगी। सो इसके कुछ गाइडलाइन के टाइप्स हैं या फिर इसके कुछ फ्रेमवर्क के रूल हैं। यहाँ देखिए टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट जो है वो पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन के लिए एस्टेब्लिश किए जाएंगे। मतलब अगर किसान को अपनी पैडी को निकाल के कहीं भेजना है दूर तो उसको खुद नहीं जाना पड़ेगा, फार्मर रहेगा, कुछ मिडल मैन रहेगा, एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, और साथ में इंडस्ट्रीज का टाई अप होगा। इंडस्ट्री में जाके उस पराली को या फिर उस स्टबल बर्निंग उस स्ट्रॉ को दे दीजिए। वो वाला स्ट्रॉ जो है वो इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज हो जाएगा, बायोमास प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा।
गवर्नमेंट जो है वो इसके अलावा अगर आप स्ट्रॉ वगैरह नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो मशीनरी या फिर इक्विपमेंट भी देती है, जिससे वो वाला जो स्ट्रॉ है वो आप खेतों से निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ उसे जला देना। तो मशीनरी का कॉस्ट अब सरकार जो है वो बियर करती है, जिसमें सरकार किराए के ऊपर भी मशीनरी प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसानों को। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको कुछ प्रोजेक्ट अप्रूव करने होते हैं, उन प्रोजेक्ट अप्रूवल के तहत उनको ध्यान रखना होता है कि स्टबल बर्निंग जो है वो ना हो पाए। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, मशीन्स अगर खरीदनी है किसानों को जो कि स्टबल को या स्ट्रॉ को मैनेज कर सके। स्टबल बर्निंग, जैसा मैंने बोला कि स्ट्रॉ स्टबल जो होता है उसको फायर आग लगा दी जाती है किसानों के द्वारा ताकि जल्दी मैनेज हो सके। जैसा मैंने बोला कि हार्वेस्टर से जब निकाल दिया, पीछे जो बचा वो रेजिड्यू है, उस रेजिड्यू को जल्दी जल्दी खत्म करना है तो उसको आग लगा दी जाती है ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन इस आग लगाने से होता है पॉल्यूशन, क्योंकि इससे CH4, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब आपके एमिट होते हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर भी जो है वो आपका एमिट होता है। ये सॉइल की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करती है, एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट करती है। अब रीजन क्या है, किसान ऐसे देखिए अपने मन से तो नहीं करते, कुछ रीजन है इसके। सबसे पहली चीज ये है कि कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो सीधा वो यूज कर लेते हैं। अगर तो वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करें, यानी कि लोगों को लगाएं, ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए, तो पीछे ना बचे, तब ये नहीं बचेगा स्ट्रॉ। लेकिन क्योंकि वो हार्वेस्टर यूज करते हैं तो ये स्ट्रॉ जो है वो बच जाता है, जो कि राइस स्टबल कहलाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे ही उन्होंने राइस को हार्वेस्ट किया, तुरंत अगली बार उन्हें क्या उगाना होता है, गेहूं उगाना होता है। तुरंत ही वो सीजन आ जाता है उसकी सोइंग का, तो 10 दिन का ही गैप होता है। तो 10 दिन में वो क्या करेंगे, कहाँ से उस स्टबल को निकाल के बेच आए, तो इसलिए वो सीधा आग लगा देते हैं। कुछ ट्रेडिशनल भी है, मतलब पुराने समय से प्रैक्टिस चलती आ रही है, तो वो भी यही चीज कर रहे हैं। यहाँ एमिशन लिखा हुआ है कि कितना एमिशन होता है, तो पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एश, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपके एमिट होते हैं। सबसे मैक्सिमम यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। अगली बात करेंगे कि मतलब जो किसान है वो पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए भी आग लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना है जैसे जो ये आपकी स्ट्रॉ जला दी जाती है, उनका मानना है वैसे ही आपकी जो पेस्ट है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर, वो सब मर जाते हैं और अगली फसल के लिए आपकी मिट्टी तैयार हो जाती है। अब एक्स सितु मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा क्रॉप रेजिड्यू का, मतलब उस स्ट्रॉ को या स्टबल को पहले उठाइए, कलेक्ट कीजिए, फिर उसको छोड़ के आइए किसी इंडस्ट्री में, जहां पे उसके बायोमास पैलेट बनाए जाएंगे, उसका फ्यूल बनाया जाएगा, उसको थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाएगा, उससे बायोगैस बनाई जाएगी, अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाएगा। दीज एप्लीकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछी जा सकती हैं। अगली बात करेंगे क्लाउड सीडिंग की। तो देखिए बारिश करवाना, आजकल तो बहुत सारी बारिश दुबई के अंदर हो रही है, वहां तो फ्लड का सिचुएशन आ गया है ना। बारिश करवाने ऐसे बालाजी का खाड़ा तो है नहीं, इतनी जल्दी तो होती नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बारिश की बहुत सख्त जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मान के चलिए दिल्ली के अंदर बहुत पॉल्यूशन है, उसको हैंडल करने के लिए बारिश चाहिए ही चाहिए, तो फिर हम करेंगे क्लाउड सीडिंग, जानबूझ के बारिश करवाएंगे, उसी को बोलते हैं मतलब उसी को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। तो दरअसल क्लाउड सीडिंग की जो टेक्निक है, ये दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस बार यूज की गई थी। ये वेदर मॉडिफिकेशन की टेक्निक है, जिसमें हम लोग बारिश करवाते हैं। किस तरीके से, हम लोग बादल को पानी से भर देते हैं। पानी से भरेंगे कैसे, कभी इंजेक्शन लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कोई केमिकल यूज करेंगे, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड का सॉल्ट यूज कर लिया, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन सबको यूज कर लिया। कुछ कंडीशन जरूर चाहिए अगर आपको क्लाउड सीडिंग करनी है। देखिए क्लाउड कैसे वर्क करता है, आपका बादल है, बादल तब तक फट के बरसेगा नहीं जब तक उसमें पानी इतना बेशुमार नहीं हो गया कि अब वो उस पानी को होल्ड नहीं कर सकता। जैसे ही पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा और वो उस पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो फट जाएगा। क्या कंडीशन चाहिए, सबसे पहले तो क्लाउड जो है वो काफी डीप होना चाहिए, गहरा क्लाउड, ताकि आप उसमें इंजेक्शन लगा सके पानी का। उसका टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए। क्लाउड जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उस एरिया का 50% हिस्सा कवर किया होना चाहिए। इसके अलावा वहां ज्यादा हवा नहीं चलनी चाहिए। बहुत जो ह्यूमिडिटी है वहां पे वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर वहां पे 75% से कम है तभी तो हम बोलेंगे ना वहां के बादलों को भी पानी की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है ही नहीं, तो आप खुद से ह्यूमिडिटी दे देंगे, टीका वगैरह लगा देंगे, सीडिंग कर देंगे। इसके अलावा कोल्ड, मतलब ठंडी इनफ होनी चाहिए, ताकि लिक्विड वाटर जो है वो तुरंत बन पाए, उसके बाद बादल बरस पाए। कुछ टाइप्स होती हैं क्लाउड सीडिंग की, सबसे पहली हाइग्रोस्कोपिक, फिर डायनामिक, फिर स्टैटिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि आपने कुछ सॉल्ट वगैरह जो है उनको फ्लेयर्स से, फ्लेयर्स होते हैं ना पटाखों वाले, उनसे आपने या फिर एक्सप्लोजिव से सीधा क्या कर दिया, उन सॉल्ट को बादलों के अंदर घुसा दिया। डायनामिक क्लाउड सीडिंग का मतलब आपने वर्टिकल एयर करंट, जो ऐसे सीधी सीधी हवा बहती है, उसका यूज किया, उसी से पानी को इंजेक्ट कर दिया बादलों के अंदर। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग क्या होती है कि आपने सीधा जाकर जो केमिकल है, जैसे आपका सिल्वर आयोडाइड, इनको क्लाउड के ऊपर जाके छिड़क दिया। कैसे छिड़का, जहाज वगैरह से। तो यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले सिल्वर
आयोडाइड जो है इसको रिलीज कर दिया जाता है जहाज के थ्रू। इसके अलावा सीधे ये पार्टिकल क्लाउड पे पहुंचते हैं, क्लाउड पे जाकर बड़े बड़े आइस क्रिस्टल बनाते हैं, बादल को भारी कर देते हैं। जब बादल बहुत भारी हो जाता है तो सीधा जो आपके आइस के क्रिस्टल हैं वो नीचे गिर जाते हैं और बारिश हो जाती है। अगली बात करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की जो अवार्ड है इनको अनाउंस किया गया। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा इसको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जाता है। मतलब किस सिटी ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया उस हिसाब से उनको अवार्ड दिया जाएगा। सो एयर की क्वालिटी को हर एक सिटी और रीजनल लेवल पे इंप्रूव करने के लिए अवार्ड अनाउंस किए गए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है वो सोसाइटी में अवेयरनेस लेके आती है, सिटीजन्स को अच्छे अच्छे हेल्थ इंपैक्ट देते हैं, अच्छी हवा का इंपॉर्टेंस बताते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का गोल है क्लीन एयर फॉर ऑल। 131 सिटी में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें प्राणा ऑनलाइन जो पोर्टल है, जो डैशबोर्ड है, उसमें प्रोग्रेस भी देखी जा सकती है, जो मैंने आपको पीछे भी बताया। 3 ग्रुप्स में 131 सिटीज को कैटेगराइज करके अवार्ड बांटे जाते हैं। जो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट है वो सिटीज है उनको टॉप 3 सिटीज बोला जाता है, उनको कैश प्राइज और ट्रॉफी भी दी जाती है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नाम की जो कमेटी है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है, उसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, फिर असेसमेंट करके रैंकिंग दी जाती है अलग अलग शहरों को। कौन कौन सी क्राइटेरिया को देखा जाता है कि बायोमास जो है उसका मैनेजमेंट वहाँ कैसा है शहर के अंदर, रोड डस्ट कितनी है, कंस्ट्रक्शन से कितना डस्ट आ रहा है, व्हीकुलर एमिशन कितना है, इंडस्ट्री से कितना एमिशन आ रहा है, PM10 का कॉन्सेंट्रेशन उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है, पब्लिक अवेयरनेस कितनी है और एमिशन जो है वो वहाँ पे कितना है, रेस्ट ऑफ द एमिशन। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के जो रिजल्ट है उसमें इंदौर जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो मिलियन प्लस पॉपुलेशन की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे आया है, फर्स्ट राज्य बना है। अमरावती महाराष्ट्र के अंदर जो है 3 से 10 लाख पॉपुलेशन के अंदर सेकंड कैटेगरी में आया है, सेकंड कैटेगरी राज्यों में फर्स्ट रहा है। परवाणु हिमाचल प्रदेश के अंदर फर्स्ट रहा है थर्ड कैटेगरी के राज्यों में जहाँ पे 3 लाख से कम पॉपुलेशन है। अगली बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन और कंजर्वेशन की। सो देखिए ग्राउंड वाटर की सबसे पहले बात करेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट निकाली है 2023 की, जिसमें पाया गया कि किस तरीके से इंडिया का ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है। ये रिपोर्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट्स ने मिलकर निकाली है, जहाँ पे 1980 से लेकर 2022 तक में कितना ग्राउंड वाटर में चेंज आया है एनुअली उसको देखा गया। तो इंडिकेटर रखे गए हैं, उसकी कुछ फाइंडिंग है। उससे पहले यहाँ देखिए कि वाटर गवर्नेंस की बॉडी कौन कौन सी हमारे यहाँ पे। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री है जल शक्ति, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ग्राउंड वाटर के डिपार्टमेंट है। उसके अलावा स्टेट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। फिर हमारी कुछ बॉडीज हैं जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर है टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द कंट्री। पूरे देश में कितना ग्राउंड वाटर का रिचार्ज जो है वो हुआ है पूरे साल के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो चेंज आया है, मतलब अच्छा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है वो वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में हुआ है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर देखा जाए, जहां पे ग्राउंड वाटर को जितना एक्सट्रैक्ट किया गया वो एक्सट्रैक्शन ज्यादा था एज कंपेयर टू वो जितना रिचार्ज हो रहा था या फिर जितना रिप्लेनिश हो रहा था। तो ये सबसे ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में देखने को मिला है। इसके अलावा जहाँ एरिड क्लाइमेट है, राजस्थान, गुजरात, वहां पे भी काफी ज्यादा दिक्कत है कि एक्विफर या फिर जो ग्राउंड वाटर है वो आपका वैनिश हो रहा है। क्रिटिकल यूनिट की अगर बात करें, जहाँ पे 90 से 100% तक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये 3.4% है लगभग हमारे एरिया का जहाँ पे ग्राउंड वाटर मिलता है। सेमी क्रिटिकल यूनिट मतलब 70% से 90% तक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये 12% एरिया कवर करते हैं हमारे कंट्री का। सेफ यूनिट मतलब 70% से कम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, ये 66% एरिया कवर करते हैं कंट्री का। इंडिया का अगर ग्राउंड वाटर सिनेरियो देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट यूजर है इंडिया ग्राउंड वाटर का। सबसे उसके बाद यूएसए और चाइना आते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया ही ग्राउंड वाटर को यूज करता है। वाटर लेवल जो है वो हमारे कुओं के अंदर अगर 60% से ज्यादा पाया जा भी रहा है, तब भी हम यही बोलेंगे कि अगले कुछ 10 सालों के अंदर, मतलब पिछले कुछ 10 सालों के कंपैरिजन में वो पानी वहां पे कम ही है, कुएं सूखे ही हैं। ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 की, जो कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करी थी, उनमें बोला गया कि हमारे यहाँ पे जो इंडो गंजेटिक बेसिन है वहां पे ऑलरेडी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है वो टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब खत्म होने के कगार पे, जहां से वो बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में तो ग्राउंड वाटर जो है वो क्रिटिकली लो है, 2025 तक तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसको 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका नाम था पहले एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन। इसको बाद में ग्राउंड वाटर विंग जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उसके साथ मर्ज कर दिया गया। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका मेन पर्पस क्या है, ग्राउंड वाटर सोर्सेज के बारे में मॉनिटरिंग और असेसमेंट करना। जो ग्राउंड वाटर है उसके डिक्लाइन से क्या क्या इंपैक्ट होगा। ऑब्वियसली हमारा जो सरफेस पे पानी है वो भी तो ग्राउंड से ही आता है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। एक्विफर या कुएं वगैरह सूख जाएंगे और हमारा लैंड जो है वो धंस जाएगा।
पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट जो है वो पानी की बढ़ जाएगी। अगली बात करेंगे वाटर ट्रेडिंग की। नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसका नाम है वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जिसमें हम वेस्ट वाटर जो है उसका ट्रीटमेंट करके उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं उसको प्रमोट किया जाएगा। अब वाटर मार्केट मैकेनिज्म में क्या होता है कि आप वाटर को एक कमोडिटी के तौर पे खरीदते बेचते हैं, उसको पब्लिक गुड नहीं मानते हैं। इसमें नीड्स के हिसाब से पानी खरीदा बेचा जाता है। इसमें एक वाटर कंपनी होती है जो अपना खुद का वाटर सोर्स नहीं क्रिएट करती, लेकिन किसी थर्ड पार्टी से पानी को लेती है, फिर यूजर को आगे बेच देती है। वाटर ट्रेडिंग के लिए कुछ एलिमेंट चाहिए, जैसे कि वाटर की ऑनरशिप पहले होनी चाहिए, वाटर का इंटाइटलमेंट होना चाहिए, किस पे उसका कब्जा है, वाटर रीयूज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वाटर रीयूज के सर्टिफिकेट के हिसाब से म्यूनिसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये सब जो है ये रजिस्टर्ड होने चाहिए जिसके पानी को हम लोग रीयूज करेंगे। वाटर यूजर जो है उनके पास वाटर रीयूज के लिए ओपन मार्केट का एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत उसकी खरीदी बिक्री कर सकें। water.org इनके द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम, जिसमें क्या किया जाएगा, अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा जिसको कि सेफ वाटर और सैनिटेशन के लिए लगाया जाएगा। ये एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर और सैनिटेशन को पूरे विश्व तक पहुंचाएगी। वाटर के रिलेटेड कुछ और न्यूज, जैसे नेशनल वाटर अवार्ड, चौथे नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में अनाउंस किए गए। इसमें सबसे बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो ओडिशा का गंजम डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले ये अवार्ड 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा निकाले गए थे। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करता है। इसका सेकंड थर्ड एडिशन 2019 और 20 में आया। 2021 में अवार्ड नहीं दिए गए। मेन पर्पस है वाटर का सोर्सेज और मैनेजमेंट कैसा हो रहा है उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। अगली बात करेंगे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड की। सो देखिए, एक हाई लेवल कमेटी है जो कि यमुना के रिजुविनेशन पे काम कर रही है। उन्होंने ये कहा कि यमुना की वाटर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। किसी भी पानी की वाटर क्वालिटी टेस्ट कैसे होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, मतलब उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है जो कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज की जाएगी। एरोबिक ऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को किस लिए यूज करेंगे, जितना भी वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन के लिए उनको वो ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो वो ऑक्सीजन कितनी है, उसी डिजोल्व ऑक्सीजन को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी ये ज्यादा होगी इसका मतलब है आपका लो डिजोल्व ऑक्सीजन है और हाई पॉल्यूशन है। अब ऐसा क्यों है, आप तो बोलेंगे कि ऑक्सीजन का ज्यादा मतलब होना अच्छी चीज है। अब यहाँ ध्यान रखिए क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो यूज की जाएगी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। किस चीज को तोड़ने के लिए, पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए। तो मतलब पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है और वो ऑक्सीजन वहीं पे यूज हो जाएगी, तो जो फिश वगैरह है उनके लिए ऑक्सीजन बचेगी नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है डिजोल्व ऑक्सीजन कम है, पॉल्यूशन ज्यादा है। अगर सीओडी की बात करें तो केमिकल ऑक्सीजन मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसका मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने के लिए चाहिए पानी के अंदर, और ये ऑक्सीडेशन के थ्रू टूटेगी। अगर मतलब सीओडी भी आपकी ज्यादा है, हाई वैल्यू है, तो इसका मतलब भी पॉल्यूशन है। दोनों की हाई वैल्यू का मतलब पॉल्यूशन है पानी के अंदर। अगर वैल्यू जो है सीओडी की वो बीओडी से कंपेयर की जाए तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा ज्यादा होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ऐसा क्यों, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात करेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन की। सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब से 2023 में जो वाटर लेवल है इंडिया के सदर्न स्टेट के रिजर्वायर का वो कम हुआ है। सदर्न स्टेट में बहुत सारे टैंक्स पाए जाते हैं। आपने वहां पे हिस्ट्री के अंदर द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा होगा ना टेम्पल के अंदर। तो द्रविडियन स्टाइल में एक पैरामीटर था ना कि टैंक भी बनाते थे वो मंदिरों के अंदर। तो टैंक का सिस्टम बहुत पुराना है सदर्न स्टेट्स में। सो यहाँ के जो रिजर्वायर है वहाँ पे पानी का लेवल कम हो रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पे काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। और इन्होंने फ्लड वॉच नाम की एक एप्लीकेशन भी निकाली थी जो हमारे कंट्री के अंदर रियल लेवल पे फ्लड का सिचुएशन कैसा चल रहा है उसके बारे में जनरल पब्लिक को अवेयर करेगी और अपडेट देगी। अगली बात करेंगे जल दिवाली, विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन कैंपेन। ये कैंपेन जो है दरअसल वाटर से रिलेटेड है, लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा निकाला गया। ये अमृत नाम की स्कीम का हिस्सा है। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसमें अलग अलग राज्यों पे कवरेज किया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना इसका हिस्सा नहीं है। कैंपेन की अगर बात की जाए तो इसमें जो विमेन है उनको वाटर मैनेजमेंट के लिए इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि अमृत का हिस्सा है तो अमृत नाम की स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा 2015 में निकाली गई थी। 500 सिटीज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका मेन पर्पस था हर एक सिटी के अंदर जो 500 शहर है वहां पे वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पार्क बनाना, ग्रीन स्पेसेस बनाना। इसका सेकंड वर्जन 2021 से लेकर 26 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें हम लोग हर एक घर के अंदर फंक्शनल टैप्स देंगे जहां से पानी का सप्लाई जा सके।
अगली बात करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन की, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में। 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे की रिपोर्ट जो है वो स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन के द्वारा रिलीज की गई है। प्लास्टिक ओवरशूट डे का मतलब क्या हुआ कि उस दिन प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो इतना ज़्यादा जनरेट हुआ जितना कि मैनेज भी नहीं किया जा सकता था। तो मैनेज जितना जितना मैनेज किया जा सकता है उसको एक्सीड करके प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट किया गया। सो इसका मतलब यही हुआ कि कंट्री का मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स हाई था। मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? मिसमैनेज्ड वेस्ट का रेशो टोटल वेस्ट के साथ, जितना मिसमैनेज वेस्ट है और जितना टोटल वेस्ट है। अगर मिसमैनेज्ड वेस्ट ज्यादा है तो मतलब हम वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सरपास हो चुका है जितना हम मैनेज कर सकते थे उसके कंपैरिजन में। सो जुलाई 28 2023 को अर्थ ने अपना सबसे पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे जो है वो मनाया। इंडिया ने अपना प्लास्टिक ओवरशूट डे जो है वो 6 जनवरी 2023 को मनाया था। इंडिया उन 12 कंट्रीज में है जो कि सबसे टॉप कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन। 52% वर्ल्ड के ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट पाया जाता है। सॉरी, मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट पाया जाता है। इसमें 52% वर्ल्ड का मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट इंडिया के अंदर आता है। वेस्ट स्पॉन्ज भी इसमें कैटेगराइज किए जाते हैं। वेस्ट स्पॉन्ज का मतलब क्या हुआ कि आप ना मतलब आपका देश ऐसा है जहाँ पे प्लास्टिक का यूज इतना नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको वेस्ट के तौर पे जनरेट ज्यादा कर रहे हैं। कंजम्पशन कम है लेकिन तब भी प्लास्टिक पॉल्यूशन हाई है। इसका मतलब आपका देश वेस्ट स्पॉन्ज है, वेस्ट का गढ़ बन चुका है। इमर्जिंग टूल कौन कौन से हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए? सबसे पहले प्लास्टिक क्रेडिट। जैसे कार्बन का क्रेडिट होता था वैसे ही होता है प्लास्टिक का क्रेडिट, जिसमें कंपनीज जो है वो खरीदती बेचती हैं प्लास्टिक वेस्ट के क्रेडिट को। कितना प्लास्टिक का वेस्ट आपने जनरेट किया, अगर आपने कम किया तो आप उनको बेच सकते हैं दूसरे को, है ना, अपने क्रेडिट। प्लास्टिक ऑफसेटिंग भी वही होती है कि जितनी कंपनीज को टारगेट दिए गए हैं कि इतने से ज्यादा प्लास्टिक आप नहीं वेस्ट जनरेट कर सकते, लेकिन अगर वो कर देती हैं तो किसी दूसरी कंपनी से ऑफसेट करके खरीद लेती हैं, कॉम्पेंसेट कर देती हैं प्लास्टिक क्रेडिट को खरीद के अपने वेस्ट को। प्लास्टिक न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है उन्होंने ऐसा इतना प्लास्टिक क्रेडिट तो खरीद लिया है कि जितना भी उनका प्लास्टिक फुटप्रिंट था, जितना उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया था, वो उन्होंने ऑफसेट कर दिया, उसकी भरपाई उन्होंने कर दी है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, डाटा बैंक दे रखा है कि 3.4 मिलियन टन तक का प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर जनरेट होता है हमारे यहाँ पे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है 12.3% सिर्फ हम रिसाइकल करते हैं। 98% जो वेस्ट है वो यहाँ पे मिसमैनेज्ड है। इनिशिएटिव जो प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए लिए गए हैं, इंडिया के अंदर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट के रूल 2021 में निकाले गए थे, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को सेल करना, यूज करना, उसकी स्टॉकिंग, इंपोर्ट, उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइडलाइन निकाली गई हैं, जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल को 2022 में अमेंड किया गया। जो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट को उन पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है। प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन भी इसमें ध्यान में रखा गया है कि वो कैसे प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट निकाला गया, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप, जो प्लास्टिक वेस्ट को इंडिया में रोकने में मदद करेगा। अनप्लास्टिक कलेक्टिव जो है, इसको कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री UNEP WWF इंडिया के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। ये भी प्लास्टिक वेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रकृति और ग्रीन नाम के इनिशिएटिव भी चलाए गए हैं। तो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एजेंसी के द्वारा एक रेजोल्यूशन लिया गया टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, जिसमें 175 कंट्री पार्टिसिपेंट है और ये लीगली बाइंडिंग है। 2024 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कंट्रीज जो है उनको डेवलप करने पड़ेंगे ऐसे एक्शन प्लान जिससे वो प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन लिटर, इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ग्लो लिटर, ये एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मेन पर्पस है समुद्र के अंदर जो प्लास्टिक लिटर है उसको रिड्यूस करना। फिर एक कन्वेंशन है ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर 1972, इसको लंदन कन्वेंशन भी कहते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइए इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं। इसके तहत भी हम प्लास्टिक पोल्यूशन को मैनेज करेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन करना, फिर कंजम्पशन करना, फिर रिसाइकलिंग करना। रिसाइकलिंग पे हर कोई चूक जाता है। उसके बाद कमर्शियल वाइबिलिटी चेक करना, प्लास्टिक की अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। कंसिस्टेंस हम लोग रूल को फॉलो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्टिव प्रोवाइड करेंगे। अगली बात करेंगे जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने का, इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कैसे हम लोग हाईएस्ट रिस्क प्लास्टिक जो है उस पर ग्लोबली बैन लगा देंगे। सबसे ज्यादा बैन लगेगा उस प्लास्टिक पे जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, जिसकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती। हर एक नेशन को एक नेशनल प्लान डेवलप करना पड़ेगा, ट्रीटी में कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। INC की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ही एक कमेटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट
निकालेगी प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। जून 2023 में पेरिस के अंदर भी इन्होंने ये ज़ीरो ड्राफ्ट जो है ये निकाला था, और इसके अलावा नायरोबी में अगला सेशन नवंबर 2023 में होने वाला था, जहाँ पे ये ड्राफ्ट को पेश भी किया गया। इसमें नेगोशिएशन जो है वो 2024 के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगी, और ग्लोबल लेवल पे हमें एक लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी जो है वो भी